लेक्चर्स में मैंने ये काम किया था कि मैंने पहले आप लोगों आप लोगों को पहले मैंने पीपीटीज दिखाई थी, क्लास लिए थे, और उसके बाद हैंडआउट्स बना के हैंडआउट्स आप लोगों को भेजे थे। तो उसमें हो क्या रहा था कि क्लास तो कर रहे थे आप लोग, फिर हैंडआउट देख रहे थे। उसके बाद आप थोड़ा घौच पौच हो जा रहे थे। जैसे उसमें हैंडआउट बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने हैंडआउट्स पढ़ा नहीं सही से। एक दो लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडआउट्स पढ़ा। उन्होंने ये भी बताया कि सर यहाँ हैंडआउट में टाइपो एरर हो गया है, यहाँ दिक्कत हो गई है। इस बार मैंने क्या किया है, पहले मैंने हैंडआउट बना लिया है, उसके बाद फिर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है। तो उससे होगा क्या कि जो भी हैंडआउट में है वो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर दूंगा। तो आप ये क्लास करने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगा, आपको 1 घंटे के भीतर कोशिश की जाएगी कि हैंडआउट मिल जाए, तो आप लोग हैंडआउट पढ़िएगा। क्लास यहाँ समझिए और वहाँ पे फिर हैंडआउट पढ़िए। तो हैंडआउट पढ़ेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद जब हफ्ते में 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विज में अंतर है। देखिए, हम क्विज नहीं ले रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो ये काम कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो आपने जो कुछ पढ़ा वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ जो आपको गूगल वगैरह पे सर्च करने पड़ेंगे। उसको सर्च कीजिए और उसको नोट करिए, याद करिए उसको, क्योंकि वो क्वेश्चंस भले ही आप पढ़े ना हो, लेकिन वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 3rd है और इसका टाइटल है सेल एंड बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बेसिक जानेंगे। ज़्यादा हमें नहीं जानना है, उतना हमें जानना है जितना हमारे कंपटीशन के लिए, जितना हमारे एंट्रेंस के लिए हमें फ़ायदा पहुंचा दे। अब देखिए, सेल क्या है, कोशिका क्या है। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में कोशिका क्या है। सेल तो वैसे आप जनरली बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे सेल फोन, जैसे कोई सेल, कोई खोल होता है, कोई खाली जगह होती है तो उसको भी सेल बोल देते हैं। बायोलॉजी में सेल जो होती है वो आपकी बेसिक यूनिट होती है। इसकी बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये लाइन। देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको पहले के क्लासेस में भी दिया था कि आपके घर में मान लीजिए आप हैं। यूनिट, जब मैं बता रहा था कि यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है। आपके घर में आप हैं तो आप एक यूनिट हैं, आप एक इकाई हैं, एक इंसान है। उसके बाद आपके घर में मान लीजिए 4-5 लोग हैं, वो सब, उन सब की भी जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है कि वो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं। तो आप यूनिट हो गए। ऐसे जब 5 यूनिट मिल गए तो उसको बोल दिया गया कि ये फैमिली बन गई। जब 10 फैमिलीज बन गई तो उसको कह दिया गया कि मोहल्ला बन गया। जब 10 मोहल्ले बन गए तो उसको कह दिया गया कि शहर बन गया। और जब 10 शहर बन गए तो उसको कह दिया गया कि स्टेट बन गया, राज्य बन गया। ऐसे ही स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि इससे मिलकर के कुछ ना कुछ बन रहा है। तो जैसे सेल है, ईंट है, आप एक ईंट रखे, आपने 10 ईंटें जोड़ दी तो आपका बन गया दीवाल। ऐसे जोड़ते जोड़ते आप पूरी दीवाल पूरी कर ले गए। तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। इससे क्या होता है, जैसे एक सेल, 2 सेल, 3 सेल ऐसे आपस में जुड़ गई तो उससे टिश्यू बने, उससे ऊतक बने। ऊतक जब मिल गए, 1 ऊतक, 2 ऊतक, 3 ऊतक मिल गए, ऐसे बन गए, तो उसको ऑर्गन बोलते हैं, अंग बोलते हैं, उससे अंग बनते हैं। और बहुत सारे अंगों से मिलके आपकी बॉडी बनती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले शुरू करना होगा सेल से। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा टर्म इसमें है फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि जो जो काम आपकी बॉडी करती है, जो पूरा मशीन जिस सेल से मिलके बना है, वो सारे काम आपके सेल में भी होते हैं। जैसे आप खाते हैं, वैसे डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में, पाचन होता है आपके शरीर में। उसी तरीके से सेल में भी पाचन होता है। ठीक है, जैसे आप सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, रिस्पिरेशन होता है, वैसे ही सेल में भी रिस्पिरेशन होता है। तो जो जो आपकी बॉडी में होता है वो सब सेल में भी होता है। सेल में भी उत्सर्जन होता है। तो ये सारी चीजें, फंक्शनल होने का मतलब यही है कि जो कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है वो सेल में भी हो रहा है। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, बन भी इससे रहा है आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी में जो कुछ हो रहा है वो कुछ सब कुछ सेल में भी हो रहा है। यानी जैसे आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके अंदर जान है, वैसे ही जो सेल है उसमें भी जान है, उसमें भी लाइफ है। और उन्हीं सेल्स से मिलके, उन्हीं सेल्स जब जुड़ते हैं तो लाइफ बनती है। आप पूरा एक ह्यूमन बनता है, एक कोई भी जानवर बनता है, कोई भी जंतु बनता है, कोई भी पौधा बनता है। तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है। ओके, अब
तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। अब यहाँ पे ये जानिए कि क्या रॉबर्ट हुक ने 1746 ईस्वी में इसको खोजा था, आज से 200-300 साल पहले। तो क्या उससे पहले इंसान नहीं थे? उससे पहले भी इंसान थे, और इंसान थे तो इंसानों के भीतर सेल्स रहे होंगे, जानवरों के भीतर सेल्स रहे होंगे, प्लांट्स के भीतर सेल्स रहे होंगे। फिर क्यों ये बोला जाता है कि रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा? एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने इसकी स्टडी शुरू की, इसके बारे में पढ़ाई शुरू की। उन्होंने इसको देखा, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके थ्रू इन्होंने देखा, और वहां से पढ़ाई शुरू हो गई। तो जब उनके इस काम से पढ़ाई शुरू हो गई तो उनको बोला गया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को समझिए कि साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइटो, CYTO, साइटो शब्द का मतलब होता है सेल से रिलेटेड, रिलेटेड विथ सेल और सेल्स, यानी एक कोशिका या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से रिलेटेड जो कुछ भी स्टडी होता है उसको साइटो कहते हैं। जो कुछ भी उससे रिलेटेड होता है उसको साइटो कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो साइटोलॉजी का मतलब हुआ ऐसा साइंस जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप रॉबर्ट हुक लिखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप उसको बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। उससे पहले भी एक लोगों ने देखा था, लेकिन उन्होंने उसे सेल का नाम नहीं दिया था। तो अगर आपसे पूछा गया कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक लिखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, जब सेल की खोज हो गई, सेल के बारे में लोग जान गए, तो उससे रिलेटेड थ्योरीज दी जाने लगी कि सेल कैसे काम करता है, सेल में क्या क्या होता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, हु गेव द सेल थ्योरी। तो उसमें दो विद्वान के नाम आपसे पूछे जाते हैं। पहला देखिए, आप वहां पे पहला पॉइंट जो है आपका स्लीडन है और स्वान है। तो स्लीडन ने और स्वान ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये स्लीडन और स्वान ने दिया था। बाद में उनके काफी समय बाद विर्चो नाम के भी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सी वाला पॉइंट दिया। और ये तीनों मिला करके, इनके जो भी थ्योरीज थी उनको मिला करके कहा गया कि सेल थ्योरीज है। सेल थ्योरी क्या कहती है? बहुत बेसिक सी बातें कहती हैं। सेल थ्योरी ये कहती है, ए पॉइंट, कि द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। यानी कोई भी जीव है जिसके भीतर जान है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जानवर हो, एनिमल हो, उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। अब उन्होंने एक टर्म देखी, मेड ऑफ वन। एक सेल में भी ऐसे जीव जंतु भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, तो उससे भी अगर बने हैं और उनके भीतर जान है तो वो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जैसे आप इंसान को ले लीजिए तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। पहला थ्योरी ये था। दूसरा थ्योरी क्या था? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया। वो क्या कहता था कि वेयर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइफ टेक प्लेस, जीवन से संबंधित, लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब सेल में भी होती हैं। विर्चो ने तीसरा सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स आर बॉर्न फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो, सवाल ये उठा कि सेल अगर होती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो हमारी हाइट, जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं फिर हम बड़े होते कैसे चले जाते हैं, सेल्स के नंबर इंक्रीज कैसे होते चले जाते हैं हमारी बॉडी में। तो विर्चो ने बताया कि जो पहले से जो सेल्स है ना, उनका डिवीजन होता है, उनका विभाजन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन से नई कोशिकाएं पैदा होती हैं। ये फिगर आप देखिए, एक सेल है लेफ्ट साइड में और उनसे दो नई सेल्स बनी, एकदम हूबहू लगभग लगभग वैसी ही सेल्स बनी है। अब सेल डिवीजन कैसे होता है ये मैं आपको आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा तो वहां पे मैं ये भी बताऊंगा कि सेल्स कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं खुद को। ठीक, तो ऑल सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीनों मिला करके सेल थ्योरी बनाते थे, कोशिका सिद्धांत बनाते थे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, और स्टडी हुई तो ये पाया गया, जैसा उन्होंने पहला सिद्धांत दिया था कि एक सेल से भी बन सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। जीवधारी एक सेल के भी, एक कोशिका के भी बन सकते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं से बन सकते हैं। तो दो टाइप्स में बांटा गया, सेल को क्लासिफिकेशन कर दिया गया। दोनों टाइप्स में से पहले टाइप को कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहा गया यूकैरियोटिक सेल। अब आपको याद करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक तरीका। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, नाभिक। हर सेल में नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस से पहले,
तो प्रोकैरियोटिक शब्द का क्या मतलब हुआ कि इनमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होगा? कैरियोटिक का मतलब हम बता दिया आपको कि न्यूक्लियस होता है। यू यू का मतलब होता है विद, के साथ, यानी नाभिक के साथ। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें नाभिक नहीं होता, और नाभिक के अलावा और भी जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, वो सब नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक डेवलप्ड सेल होती हैं जिसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, और जितने भी अदर ऑर्गेनल्स हैं वो सब आपके पाए जाते हैं। अब फिगर को ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए एक सेल है इसमें, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एक देखिए पूंछ जैसी निकली हुई है, उसको फ्लैगलम बोलते हैं। आपको याद नहीं करना है, ये मैंने बस ऐसे बेसिक आपको बता दिया है, क्योंकि मेनली पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का नाम याद रखिए, यूकैरियोटिक का नाम याद रखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैप्सूल जैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब देखिए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही समझ लीजिए, आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें काम देगा। देखिए वॉल क्या होता है, आपके घर की बाउंड्री होती है जो, उसको कहते हैं सेल वॉल। आपका घर, ऐसे समझिए इसको कि आपके घर के चारों ओर एक बाउंड्री उठी हुई है, उसको वॉल कहते हैं, सेल वॉल वो है। और आपके घर की जो दीवारें हैं जिसके भीतर आप रहते हैं, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, झिल्ली। उससे आप आ जा सकते हैं, लेकिन सेल वॉल के बाहर आप नहीं आ जा सकते। सेल वॉल के बाहर आपका जो घर है वो खत्म हो जाता है, नया घर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है, जबकि जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हिंदी में झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करता है कि आपके सेल के भीतर जो कुछ होता है उसको आकार देता है, उसको शेप देता है। ठीक है, तो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है अभी हम आगे देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है। ये भी जब अपने आप को बढ़ाएंगे, नंबर इनका इंक्रीज होगा, तो इनके भी जो गुण होंगे, जो इनके वर्च्यूज होंगे, ये नए जो बनेंगे सेल्स उसमें जाएंगे, ये तय है, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है। बीच में देखिए, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम है ये अभी हम आगे देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में लगभग सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं मिला था, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में नहीं था। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में था, यूकैरियोटिक में भी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं था, यूकैरियोटिक में है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं था, यूकैरियोटिक में है। गॉल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक में नहीं था, यूकैरियोटिक में है। तो ये अंतर होता है। यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो प्रिमिटिव सेल होती हैं, आदिम शुरुआती सेल होती हैं। ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर होती हैं, एक कोशिका से प्रोकैरियोटिक सेल बनता है। यूकैरियोटिक में बहुत सारी कोशिकाएं, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनती है, उनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। सो दिस इज सफिशियंट, बाकी सब कुछ मैंने आपके हैंडआउट में दे दिया है। अब अगला देखते हैं। जब और स्टडी सेल की हुई शुरू, तो उसमें ये देखा गया कि जो प्लांट्स में जो सेल पाए जाते हैं और जो एनिमल्स में सेल पाए जाते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनमें कुछ अंतर हैं। अब वो अंतर क्या है ये इस फिगर के थ्रू देख लीजिए। देखिए एनिमल सेल में राइबोसोम पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मैंने आपको बताया है। न्यूक्लियस पाया जाता है एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये सब क्या है अभी हम आगे देखते हैं, इसको देख लीजिए। प्लांट सेल देखिए, राइट साइड में दिया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब आप फिर से एनिमल सेल को देखिए, क्या एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है? नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, इसी के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ठीक, दूसरा देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लांट में भी मिल रहा है, एनिमल सेल में भी मिल रहा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी मिल रहा है, एनिमल सेल में भी मिल रहा है। फिर चौथा लिखा हुआ है राइट साइड में, प्लांट सेल में, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज एक प्रोटीन होता है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ, उनसे मिलकर के सेल वॉल बनता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि सेल वॉल बाहर की बाउंड्री होती है और सेल मेम्ब्रेन अंदर की दीवार होती है। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। उसके बाद
वॉक्यूल बोलते हैं। वॉक्यूल यानी रसधानी। देखिए बड़ी सी प्लांट सेल में मिली है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भरे होते हैं जो कि सेल के बहुत सारे काम काज उसके खाने पीने के काम आते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, साइटोप्लाज्म दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है। तो ये अंतर होता है। इस पूरे अंतर को मैंने आपके हैंडआउट में पॉइंट वाइज लिख दिया है। उतने आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सिर्फ एनिमल सेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। प्लांट सेल के बारे में भी स्टडी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते। जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है कि क्या प्लांट सेल में मिलता है, क्या एनिमल सेल में नहीं मिलता है। मतलब दोनों में अंतर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन दे दिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और फिर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। आप क्लोरोप्लास्ट को टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ से एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसको पढ़ना बहुत सारी किताबों में बहुत 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 सारे तरीकों से बताया जाता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से पढ़ाते भी हैं। मैं पढ़ाने के लिए इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। इस फिगर को देखिए, इसमें सबसे लेफ्ट साइड में लिखा है साइटोप्लाज्म, और वो तीर जो बना है वो दिखा रहा है, जो ब्लू वाला पार्ट है ना, जो पूरे पूरे सेल में घूम रहा है, उसको बोला गया है साइटोप्लाज्म। अब साइटो का मतलब मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि जो भी सेल से रिलेटेड हो वो साइटो साइटो है। प्लाज्म क्या होता है? प्लाज्म का मतलब होता है जो आपको शेप देता है, ठीक। तो साइटोप्लाज्म सेल के भीतर जो कुछ होता है उसको एक शेप में बांधता है। मेम्ब्रेन तो है, मेम्ब्रेन तो आउटर बॉडी बना दिया, लेकिन अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो शेप बना नहीं रहेगा, बाउंड्री ऐसे घूमती रहेगी, है ना। बाउंड्री एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रह पाएगी। तो साइटोप्लाज्म का ये काम है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, लेकिन वो जेली जैसा होता है, और उसमें जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं वो उसमें घूमते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को पहले आप समझ लीजिए, मैंने आपके हैंडआउट में 3 हिस्सों में बांटा है, साइटोप्लाज्म और सारे ऑर्गेनल्स, और उसके बाद न्यूक्लियस को अलग से। तो साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ पे बता दिया, जेली जैसा होता है, पूरे इसमें होता है, इसका क्या काम होता है, बाकी जो कुछ है वो आपके हैंडआउट में है। अच्छा, कभी कभी आपसे एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, आपसे पूछते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब इस फिगर में आप प्रोटोप्लाज्म खोजोगे तो आपको प्रोटोप्लाज्म कहीं नहीं मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है यही समझ लीजिए। आपका ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो नीला वाला है जो पूरी की पूरी सेल में घूम रहा है ना, इसको और न्यूक्लियस को जब स्टडी करते हैं इकट्ठे तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या क्या? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेफ्ट साइड से चौथे चलिए क्लॉकवाइज। तो साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं ये हैंडआउट में लिखा हुआ है, आप वहां से देख लो। यानी जब साइटोप्लाज्म की बात होगी तो सिर्फ नीले वाले हिस्से की बात होगी। जब न्यूक्लिय प्रोटोप्लाज्म की बात होगी तो नीले वाले हिस्से और वो जो पर्पल कलर का बना हुआ है न्यूक्लियस, उन दोनों को स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ऑर्गेनल्स, इसमें जो अदर ऑर्गेनल्स हैं वो सब शामिल नहीं किए जाते। हैंडआउट में लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अदर अदर बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल के ऑर्गन्स, तो उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, कोशिका के अंग बोलते हैं। अब एक किनारे से देखना शुरू करते हैं। देखिए, क्लॉकवाइज चलिए, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन आइए। सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने बता दिया, झिल्ली मेम्ब्रेन। तो फिर यहाँ पे याद करिए बाहर की बाउंड्री, तो वो सेल वॉल है। प्लांट में पाई जाती है लेकिन एनिमल में नहीं पाई जाती। तो एनिमल में सिर्फ सीधा आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी का घर भाई अगर खुले में नहीं बना है, अगर शहर में बने हुए हैं तो उनमें कहाँ बाउंड्री बनाएंगे, बाहर वाली लॉन वाली बाउंड्री। वो तो सीधे अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पे गेट लगा देंगे, उसी से आओ जाओगे। तो ऐसे ही जंतु वाले में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसका क्या काम होता है? इसका काम यही है कि बाहर की जो बाउंड्री है वो बना दिया, और मोटा मोटी आपको ये पता है कि ये मेरा इलाका है, ठीक है। तो उस सेल को ये पता चल जाता है कि मैं, ये मेरा इलाका है, उसके अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, वो सब जानते हैं कि मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं अदर जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए रेड कलर का है, वो ऐसे बना हुआ है खांचे जैसा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसमें जो आपका मेन काम होता है, इससे हो करके जो आपके
एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत सारे उसमें तत्व पाए जाते हैं, खाना पीना जो होता है सेल का, वो घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है। ये दो तरीके का होता है। इसमें देखोगे तो एक अंदर वाला पार्ट देखोगे तो वो काफी स्मूथ है, चिकना है, जबकि बाहर वाले पार्ट पे ऐसे छोटे छोटे दाने बने हुए हैं। तो उन दानों को राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, हैंडआउट में लिखा है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। हमारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ बनेगा, कोशिका में बनेगा। कैसे बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह से होकर के बनता है। आपको ये जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? दो। एक स्मूथ, जिसपे छोटे छोटे दाने जिनको राइबोसोम कहते हैं वो नहीं मिलते। दूसरा होता है खुरदुरा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए वो रफ होता है ना। वो क्या करते हैं, प्रोटीन और अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे जो अदर अणु हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद करते हैं। फिर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को सेल की या कोशिका की सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या कर देगा ये, है ना। घर में होता है कोई कोई, जैसे मैं अपने घर में बोला जाता हूँ कि इससे बच के रहो वरना ये सबको पीट देगा। तो होता क्या है, लाइसोसोम में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। एक्चुअली वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, सब चीजों को खा जाते हैं, है ना। तो अगर ये लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा, वो एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाएंगे और वो पूरे सेल के हर एक चीज को खा जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। ठीक। कैसा दिखता है, क्या कलर होता है, ये आप फिगर से देख सकते हैं। गोल होता है, बैग बैग जैसा होता है, छोटी सी थैली जैसा। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। बाकी सब हैंडआउट्स में लिखा हुआ है। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम पाया जाता है, और आपका साइटोप्लाज्म जो नीला वाला हिस्सा है उसमें भी राइबोसोम ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ये कहाँ से आता है उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली न्यूक्लियस से ही निकलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं। ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो एक तरीके की मशीन है जिससे प्रोटीन पैदा होता है। ठीक है। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एक एमिनो एसिड नाम का एक एसिड होता है हमारे सेल में, उसके साथ पूरा प्रोसेस करते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। बाकी जो कुछ है वो आपके हैंडआउट में लिखा हुआ है राइबोसोम के बारे में भी। अगला जो आपका है वो देखिए गाल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इसका नाम क्यों पड़ा? एक कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको सबसे पहले सेल में देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो उन्हीं के नाम पे कह दिया गया कि भाई तुम्हारी याद में हम इसका नाम रख देते हैं गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या होता है, ये ट्रैफिक पुलिस होता है। देखो इसका शेप भी देखोगे तो ऐसे एकदम हैट वाला है, जैसे पुलिस की वर्दी या पुलिस का सिंबल है। तो वो ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है, आपको बोलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, इधर नहीं उधर जाओ, इस डायरेक्शन से नहीं उस डायरेक्शन से जाओ, आगे जाम लगा हुआ है। वही काम गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है। सेल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो गोल्गी बॉडी उनको बोलता रहता है कि भाई इधर मत जा, उधर जा, ऐसा नहीं तुझे उधर जाना है, ऐसे सब बोलते रहता है। वो बताते रहता है। उसका मैकेनिज्म होता है अपना, बोलता नहीं है, उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू काम होता है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस होता है। बाकी सब कुछ हैंडआउट में लिखा हुआ है। माइट्रोकॉन्ड्रिया हमने छोड़ दिया था, माइट्रोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। ठीक। माइट्रोकॉन्ड्रिया को, अच्छा ये जो स्लाइड है इसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। आप हैंडआउट में भी देख लेंगे, इसको भी स्लाइड अभी आपके पास पहुंचेगा तो देख लेंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है सेल का किचन, जहाँ पे खाना बनता है या जहाँ से एनर्जी मिलती है उसको। एक्चुअली किचन नहीं बोलते उसको, बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। कि जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा, जहाँ पे कुछ बनता होगा और उसके बाद से एनर्जी मिलती होगी, तो सेल के जितने भी कामकाज हैं वो चलते होंगे। जैसे इसको समझने के लिए आसानी से समझो कि आपके घर में एक गैस चूल्हा है, किचन है, किचन के भीतर गैस चूल्हा है। गैस चूल्हे पे आपने जितने भी रॉ मटेरियल्स आए, सब्जियां आई, चावल आया, दाल आया, तेल आया, वो सब लगा के बर्तन में चढ़ा के गैस पे चढ़ा दिया और बन गया आपका खाना। आपने खाना खाया और आपको एनर्जी मिली। ऐसे ही सेल में ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, ये पावर हाउस होता है, किचन जैसा होता है, जहाँ पे आपका खाना बनता है। मिनरल्स वगैरह तो तैरते रहते हैं, सारे रॉ मटेरियल्स वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई,
प्रोसेसिंग होने के बाद खाना तैयार हो गया, उसको सेल ने खाया और सेल को एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कुछ और चीजें हैं वो मैंने आपको हैंडआउट में दिया है कि इसको ऑल्टमान ने खोजा था, उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा था। बाद में बेंदा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। फिगर मैं आपको यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, अक्सर नहीं पूछता, कभी कभी पूछ लेता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखो, पहले तो सेल दिया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके दिखाया है। इसमें देखिए एक वर्ड लिखा है सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उनको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टी के बारे में अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये फिगर आपको यहाँ पे दिखा दिया है, आपके हैंडआउट में भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। और फिर मेम्ब्रेन होते हैं, डुअल मेम्ब्रेन होते हैं, बाहर का भी मेम्ब्रेन होता है, अंदर का भी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टी पे आप फोकस कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगलियों के जैसे, फिंगर्स के जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्रिस्टी बोलते हैं। अब एक प्रोसेस जो मैंने हैंडआउट में दिया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, आपकी जो एनर्जी होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? कार्बन हाइड्रेट, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाती है तो हाइड्रेट्स बनते हैं, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है। शुगर भी इनसे बनता है। तो आज जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसकी कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आगे चल के जानना चाहिए वो हो जाएगा, उसके लिए अभी चिंता मत कीजिए। होता क्या है, ग्लूकोज आकर के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में सांस ली जाती है, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है भीतर माइटोकॉन्ड्रिया के, और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। तो जब ऑक्सीजन उससे जुड़ता है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का अणु टूट जाता है, तो उससे एनर्जी बनती है। अब एनर्जी एटीपी के रूप में आपकी स्टोर होती है। एटीपी एडीबी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ आगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। जैसे फ्लेम जलता है तो पकता है, गर्म पाता है, कढ़ाई गर्म होती है तो उसके अंदर सब्जी बनती है, उसी तरीके से यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। दूसरा जो है, डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए, हैंडआउट में लिखा है कि यहाँ पे मैटरनल डीएनए पाया जाता है। मैटरनल डीएनए क्या है? मातृत्व डीएनए, जो सिर्फ माताओं में मिलता है। तो जो डीएनए हमें सिर्फ माताओं से मिला होगा वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, वो पिता से हमें नहीं आता, मतलब मेल्स से उनके जो संतानें हैं उनमें नहीं जाएगा, लेकिन फीमेल्स से जाएगा, तो उसको मैटरनल डीएनए बोलते हैं। उसके बारे में एक दो जगहों पे पूछा गया है, वो मैंने हैंडआउट में लिख दिया है, वहां से आप आसानी से समझ जाओगे। अब एटीपी और एडीबी समझते हैं। एटीपी और एडीपी होते क्या है, पहले जान लो कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको हैंडआउट में लिखा है। इसमें क्या होता है, जब आपकी एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे अणु बन जाते हैं, उसमें स्टोर हो जाती है। उन मॉलिक्यूल्स को एटीपी बोलते हैं। एटीपी को आपका जो सेल होता है उसका एनर्जी क्वाइन बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का। जैसे आपके पास 10 रुपए का सिक्का है तो उसमें एनर्जी है, उसको ले जाकर के दुकान पे आप दिखाओ कि भैया ये देखो मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे कुछ सामान दे दो, दुकानदार आपको सामान दे देगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो वो एनर्जी क्वाइन है, एनर्जी सिक्का है, मतलब उसके थ्रू आप एनर्जी पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? देखो, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो जो एटीपी है, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब इसका मतलब समझो, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ लो आसानी से। एडिनोसिन नाम का एक केमिकल होता है, वो होता है ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है तीन, टी का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फेट एक आपका एलिमेंट हो जाएगा यौगिक, उससे बहुत सारे यौगिक भी बनते हैं। तो वो जो है फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो एक अणु फॉस्फेट का निकल जाता है। देखिए रेड कलर राइट साइड में, एनर्जी फॉर सेलुलर वर्क। कोशिका ने कहा कि भैया हमने काम किया, हम बहुत थक गए हैं, गए 10 रुपए अपने दुकान पे दिए, 5 रुपए खर्च हो गए, 5 रुपए बचे। ठीक है। तो 5 रुपए जो बच गए उसको बोला गया एडीपी।
एडिनोसिन डाई फास्फेट। डाई मतलब पहले 3 फास्फेट थे, अब 2 ही फास्फेट रह गए, एक फास्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, 5 रुपए खर्च हो गए, लेकिन हुआ क्या, पेट तो भर गया, है ना, काम तो मेरा हो गया, सेलुलर वर्क मैंने जो किया, कोशिका ने जो काम किया वो उसको एनर्जी मिल गई। ठीक। तो एटीपी टूट करके एडीपी और फॉस्फेट अणु बनाता है, आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आपने फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आप थके, आपने एटीपी को दिया, एटीपी टूटा, एडीपी बना, आपका काम हो गया। अब मान लीजिए आपने कोई किसी दिन कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो कोई काम नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बच जाएगी। तो जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने एनर्जी फॉर फूड, आपने खाना खाया तो उससे कुछ एनर्जी आपको मिली, आपके पास आपकी बॉडी में एडीपी बना था और फॉस्फेट अणु अलग था। अब आपने एनर्जी जब लिया तो होता क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें जो एडीपी होता है वो फॉस्फेट से फिर से जुड़ जाता है और फिर से जुड़ के फिर से एटीपी बन जाता है। एटीपी एनर्जी कॉइन फिर से बन जाता है। मतलब होता क्या है कि जो आपका स्टोरेज है एनर्जी का, वो सेल में कहाँ पे होगा, एटीपी में होगा। बाकी इसको आसानी से समझने के लिए हैंडआउट में मैंने बहुत आसानी से लिखा है, उसको आप वहां पे समझ लीजिए। पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चंस, कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि सेल में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो आपका ऑप्शन दे दिया 4, उसमें अगर एटीपी का ऑप्शन है, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट का ऑप्शन है, तो आप उसको टिक कर दोगे, सही हो जाएगा। या आपसे पूछ लिया कि एडीपी के साथ अगर एक फॉस्फेट अणु मिल गया तो क्या बनता है, तो एटीपी बनता है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिए और ये हमेशा काम आता है, इसको जरूर जाने रहिए, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते रहते हैं। अब जो ऑर्गेनल्स मैंने आपको पीछे बताए थे उसका भी फिगर मैंने दे दिया है कि देखिए सेल का मेम्ब्रेन होता है, गाल्गी बॉडीज, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बाहर से ऊपर से कैसे दिखते हैं। तो मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया था, एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ, हैंडआउट में ये एक्सप्लेन भी है। न्यूक्लियस हमने नहीं पढ़ा था, अगर हम अपने स्लाइड्स को पीछे देखें और पीछे करें तो आप ये देखेंगे कि हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, जितने ऑर्गेनल्स थे उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस ये जो पर्पल कलर का था, बैगनी रंग का था, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था और अब क्यों कर रहा हूं यहाँ पे आके, उसका रीजन है, जेनेटिक्स जो होता है, आनुवांशिकता होती है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो गुण जाते हैं उसके लिए जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस में होता है। कैसे होता है देख लो, ये देखो स्लाइड, सेल के भीतर क्या होता है, सेल होता है, सेल में देखो एक ब्राउन जैसा, सबसे लेफ्ट साइड में सेल है, उसमें ब्राउन ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है, बाकी सब जो लाइट ब्लू कलर का है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बिंदी बिंदी करके रखे हैं। न्यूक्लियस को फिर ये बड़ा किया है, लेफ्ट से फिर दूसरा देखो वो दिखाया है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के भीतर देखो छोटे छोटे फाइबर्स दिखाए गए हैं, ठीक है, उन फाइबर्स को भी बड़ा किया है, उनको बोला है कि ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक। फिर क्रोमोसोम को भी बड़ा किया है, उसमें बताया है कि क्रोमोसोम के भीतर डीएनए होता है, और फिर डीएनए को भी बड़ा किया है, लास्ट में देखो सबसे राइट साइड में बोला है डीएनए में जीन पाए जाते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। तो अगर आपको जीन के बारे में जानना है तो आपको न्यूक्लियस के बारे में अलग से जानना जरूरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, रेयर होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर क्रोमोसोम पढ़ेंगे, फिर डीएनए पढ़ेंगे और फिर जीन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मैंने बता दिया कि आपका जो सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स को छोड़ के जो एक बड़ा सा गोला होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ पे मैंने लिखा है, हैंडआउट में भी लिखा है, पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ये इसका काम क्या होता है, ये सेल का कंट्रोल रूम होता है, सुपर बॉस होता है, होम मिनिस्ट्री होती है घर की। ठीक है, वो जो कहेगा उसी हिसाब से सब कुछ काम होगा। तीसरा, इसमें देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क पाए जाते हैं। देखिए न्यूक्लियस के भीतर भीतर जो छोटे छोटे फाइबर पाए जाते हैं ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, सेल के बगल में न्यूक्लियस को देखिए, तो उनको क्या, वो छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन एक तरीके का पदार्थ होता है, उसके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो कई बार जिक्र आएगा, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्रोमेटिन से वो बने होते हैं और वो आपस में घुस जाते हैं, ऐसे जाल बना लेते हैं, है ना, नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क, थर्ड वाला पॉइंट, जब आपस में टूट जाते हैं
ठीक है, तो उनसे बनता है क्रोमोसोम। देखो, सेल है, सेल के भीतर न्यूक्लियस है, फिगर में देखो, सेल है, सेल के भीतर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क से आपका क्रोमोसोम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए। ठीक है, तो उससे आपका बना क्रोमोसोम। इतना जानना है, बाकी सब कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हैंड आउट में नोट कर दिए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क्रोमोसोम बन गया, क्रोमेटिन नेटवर्क जब डिवाइड हो गए, जब बंट गए, टूट गए, तो क्रोमोसोम्स बने। क्रोमोसोम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्रोमोसोम क्या होता है? एक जैसे धागा जो होता है, थ्रीड धागा, वैसे वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, और ये नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। क्यों न्यूक्लियस में? क्योंकि क्रोमेटिन से बन रहा है, क्रोमेटिन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो वही क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। हर एक सेल जो होता है, उस सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो निश्चित है। हिंदी में क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, तो वो निश्चित है। जैसे ये पता है कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब आपसे पूछा जाए मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 46। अब इसका एक फीचर होता है कि दो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं, कपल बन के रहते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, तो वो पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र हैं, कितने क्रोमोसोम है, तो आप बोलोगे 46। जब आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम के कितने पेयर मिलते हैं, तो आप बोलोगे 23। किसमें? ह्यूमंस में, हम लोगों में। बाकी अदर अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर्स पाए जाते हैं, फिक्स्ड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उनको मैंने आपके हैंडआउट में भी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ भी नहीं बताया है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा तब मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस दूंगा। उसका रीजन क्या है? ह्यूमन का तो आप जान गए, बाकी जो नंबर है वो प्रैक्टिस टेस्ट करते हुए जानो, क्योंकि 20-25 में दे दूंगा तो वो याद करने का कोई फायदा नहीं है, एक या दो आते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में डाल डाल दूंगा। बाकी अभी यहाँ जान लो कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। अब ये जोड़े कैसे बनाते हैं, मैंने अब यूज किया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ जैसे क्यों रहते हैं। एक्स और वाई दो टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो मैंने फिगर भी बनाया है, ऊपर वाला ब्लू वाला जोड़े में है। देखो एक्स में भी एक एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है, वाई में भी दो क्रोमोसोम है। तो एक्स का स्ट्रक्चर एक्स जैसा बनता है, वाई का स्ट्रक्चर वाई जैसा बनता है, वहां पे आके दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो 23 जोड़े ह्यूमन में पाए जाते हैं उनमें 22 में ऐसे नहीं पाए जाते। 22 तो अपना होते हैं, जैसे भी होते हैं, नंबर्ड होते हैं, उनको नंबर करके अलग कर दिया जाता है। एक जो पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो आपका जो सेक्स है, बायोलॉजिकल सेक्स है, लिंग है, वो डिसाइड करता है। तो वो दो होता है, एक्स और वाई। अब यहाँ नीचे वाला फिगर देखो, जो फीमेल होता है ना, उनमें जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम में, उस क्रोमोसोम में, उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखो एक्स क्रोमोसोम फीमेल और फिर एक्स क्रोमोसोम फीमेल। तो फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें दोनों एक्स टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्या है, क्यों एक्स टाइप बोला जाता है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना है कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है उसमें दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स टाइप के होते हैं, जबकि मेल में एक्स टाइप का भी मिलता है और वाई टाइप का भी मिलता है। अब इनसे कैसे होता है, कैसे बच्चे पैदा होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, ये सब आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है। तो बाकी जो कुछ है क्रोमोसोम के बारे में वो मैंने हैंडआउट में लिख दिया है आसान भाषा में, वहां से आप पढ़ सकते हो। फिर क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के भीतर ही आपके डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम डीएनए से मिलके ही बनता है। ऐसे दो रस्सियां लेते हो, दोनों रस्सियों को एक दूसरे के बगल में रख के उसको जब ऐंठने लगो तो वो कॉइल बन जाता है ना। तो वैसे ही जब डीएनए की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबा चेन लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं, ऐसे उसको घुमाने लगते हैं, तो वो कॉइल बन जाता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो वैसे स्प्रिंग जैसा कॉइल बनता चला जाता है। तो उससे आपका डीएनए बनता है। अब डीएनए क्या होता है देख लेते हैं। डीएनए देखो, देखो राइट साइड में जो आपका दिया हुआ है फिगर में, उसमें लिखा है डीएनए वर्सेस आरएनए, लेकिन देखो डीएनए को राइट साइड में दिखाया है, आरएनए को लेफ्ट साइड में दिखाया है। देखो डीएनए में एक देखो दो बैंड है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वाइल्ड है। ठीक है, नॉन पैरेलल है, और दो पट्टियां दिख रही हैं, लेडर है,
सीढ़ी के जैसे सीढ़ी में लकड़ी की सीढ़ी हम लोगों के यहाँ बनती थी, तो उसमें दो पाए होते थे लंबे लंबे। ठीक है, तो उसमें देखो इसमें दो बैंड्स हैं, चौड़े वाली पट्टियां, और उनके बीच में ऐसे तिरछी तिरछी पटरियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इसको क्या होता है मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखो बैंड इनमें जो होता है, जो इसमें डार्क ग्रीन कलर का बैंड बना हुआ है राइट साइड में डीएनए में, वो आपका शुगर से मिलके बनता है और फॉस्फेट से बनता है। तो डीएनए में शुगर है और फॉस्फेट है। और फिर ये जो लाल, पीला, नीला और हरा रंग का दिख रहा है ना, तिरछा तिरछा पट्टियां, ये एक्चुअली क्या होती हैं, ये बेस होते हैं। बेस का मतलब क्या, बेस मतलब वो आधार वाला बेस नहीं। एसिड और बेस जो होता है ना, अम्ल एवं क्षार, वो वाले बेस हैं। इनमें नाइट्रोजन होता है। अब डीएनए के बगल में चारों बेसिस के नाम दिए गए हैं। उसमें एडेनिन पाया जाता है जो येलो वाला है, उसमें ग्वानिन पाया जाता है जो ग्रीन वाला है, उसमें ब्लू वाला जो दिख रहा है पट्टी वो साइटोसिन होता है, और जो चौथा है थाइमिन वो रेड कलर का है। आपको मेनली पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है। जितने भी बेस है ना, नाइट्रोजन बेस हैं, जो ये पट्टियां पड़ी हुई हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वो मैंने आपको दिया है हैंडआउट में, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है। ये डीएनए और आरएनए का मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ। तो ये डीएनए हो गया, लेफ्ट साइड में देखिए आरएनए। आरएनए में क्या है, एक ही बैंड है, दो बैंड नहीं है। तो ये एक ही बैंड वाला होता है। इसमें भी देखिए पट्टियां पाई जा रही हैं, तिरछी तिरछी पट्टियां। तो इसमें रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है, और येलो कलर का है, और पिंक कलर का है। तो देखो एडेनिन आरएनए में भी पाया जा रहा है, एडेनिन डीएनए में भी पाया जा रहा है, ग्वानिन आरएनए में भी मिल रहा है, डीएनए में भी मिल रहा है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिल रहा है। एक लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है वो अलग है। डीएनए आरएनए में यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन बेस मिलता है, जबकि थाइमिन में डीएनए में थाइमिन नाम का नाइट्रोजन बेस मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप फिगर देख के ही पता कर ले रहे हो कि ये डबल बैंड होते हैं, इसमें इसमें सिंगल बैंड होते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स होता है, इसको बोलते हैं डबल स्पाइरल, इसको बोलते हैं सिंगल स्पाइरल। ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए में अंतर होता है। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने हैंडआउट में लिख दी हैं। देखो आरएनए जो बनता है वो डीएनए से ही बनता है। ये कैसे होता है इसके लिए आपको ज्यादा नहीं जाना है इसके अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि आरएनए जो है वो डीएनए से ही बनता है। ठीक है, और डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना सकता है, मतलब अपने जैसा ही एक दूसरा डीएनए बना सकता है, तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, और इसके लिए उनको 1963 में नोबेल मिला था। ये सब पॉइंट्स है, आपसे पूछे जाते हैं, ये हैंडआउट में भी लिखे हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर ये जो डीएनए है ये कैसे बने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनका स्ट्रक्चर है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, और बेस होते हैं। इसमें एक अंतर जान लो, और जो केमिकल अंतर है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है, कि आरएनए में ऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। तो शुगर के बारे में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस क्या है, डीऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और राइबोस मतलब जिनमें ऑक्सीजन हो, मतलब पूरा का पूरा शुगर का फॉर्मूला हो। तो देखिए पेंटोस शुगर पाया जाता है। पेंटोस शुगर क्या है, जिसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए एटम्स होते हैं। तो C5 कार्बन के 5 अणु हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। H10 हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल हो गए। और फिर O के अगर 5 अणु हैं, यानी 5 मॉलिक्यूल हैं, तो उसको बोलेंगे राइबोस शुगर। और अगर एक निकल गया, केवल 4 ही मॉलिक्यूल्स रह गए, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गया तो उसको बोला गया डीऑक्सी हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया। तो ये अंतर होता है, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, हैंडआउट में लिखा हुआ है। इसके अलावा कैसे क्या प्रोसेस होता है उतना आपको कंपटीशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जीन पे। आपने यहाँ पे डीएनए देख लिया राइट साइड में। ये जो सेगमेंट, ये डीएनए की बहुत लंबी चेन होती है, ये तो केवल आपके पढ़ने के लिए इतना दे दिया गया है, बाकी बहुत लंबी चेन होती है। तो उस पूरे के पूरे चेन को डीएनए बोलते हैं। उसके किसी एक हिस्से को, एक टुकड़े को जीन बोलते हैं। फिगर के माध्यम से समझते हैं। सेल है, सेल के भीतर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं, क्रोमैटिन्स टूटते हैं तो क्रोमोसोम बना। 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन में। फिर देखिए
क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बने होते हैं और डीएनए जीन्स से मिलके बने, डीएनए के सेगमेंट्स को जीन कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ जीन्स, ठीक है। हरे वाले के बगल में देखिए, द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स, ये जीन्स से मिलके बनते हैं। तो आप पूछेंगे सर डीएनए से मिलके बने होते हैं, आपने ये तो बताया। देखिए डीएनए के किसी एक पार्ट को जीन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो नीले वाला सबसे नीचे, द जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जीन्स से जीन्स जब मिल जाते हैं आपस में तो उनको डीएनए बोलते हैं। तो जैसे एक लंबी रस्सी है, मान लो 4 फुट की रस्सी है, 4 फुट की रस्सी से आपको नापना है 1 फुट की कोई मेज, तो जो 1 फुट वाला हिस्सा होगा ना उसको बोलेंगे जीन। 4 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको आप और किस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो एक दीवार है, एक दीवार में 10 ईंटें ऐसी लंबाई में रखी हुई हैं, 10 bricks इन अ वॉल, ठीक है। तो उसमें पूरे के पूरे जो लाइन बनी है 10 ईंटों की मदद से, 10 bricks की मदद से, उसको हम बोल देंगे डीएनए है। और एक ईंट को क्या बोलेंगे, उसके एक हिस्से को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीन, ठीक है। तो जीन और डीएनए में एक तो ये अंतर होता है कि जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और दूसरा ये मेन इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जान लो कि जीन ही मेन फंक्शन करता है, ठीक है। डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक जीन पाए जाते हैं, जीन से बनना है जेनेटिक टर्म। तो डीएनए में जेनेटिक वाला सब्सटेंस, जेनेटिक वाला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम जीन कहते हैं, ठीक। और जीन करता क्या है, जीन कोडेड होते हैं, जीन में कुछ कोड्स होते हैं, जैसे आपका फोन वगैरह ये सब सॉफ्टवेयर पे काम करता है तो इनको कुछ कोड बताया जाता है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, उससे आप कहते हो कि जाओ पानी लेके आओ, तो आपने उसको कोड कर दिया कि देखो अगर तुम पानी लेकर के मेरे लिए आओगे तो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगा या दूंगी। तो वो क्या करता है, जाता है पानी लेके आता है और आपको दे देता है, आप उसको टॉफी नहीं देते हो बाद में, या दे भी देते हो, जो भी आप करते हो। तो जीन क्या होता है, फंक्शन होता है, वो कोडेड होता है, उसको उसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, उसमें भर दिया जाता है इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती हैं, वो आपकी पिछली वाली जनरेशन से आती हैं। आपकी पिछली जनरेशन मतलब आपके फादर से, आपके मदर से, ठीक है। और आपकी अगली जनरेशन में भी जाती है, मतलब आपके जो संतान होती हैं उनमें भी आपके अंदर की कुछ जो है इंफॉर्मेशन जाती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी वंशागति, वंश की गति हो रही है, वंश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हेरिडिटी किसके कारण हो रहा है, जीन के कारण होता है, क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन होती हैं और उनके कारण आपकी वंशागति होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये जान लो कि जब पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है तो आप बोलोगे कि डीएनए है। क्यों, क्योंकि उसमें जीन पाया जाता है। और जब आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है, हेरिडिटी किसके कारण होती है, मतलब वंशागति का आधार क्या है, तो आप क्या लिखोगे, जीन्स, क्योंकि जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाती हैं। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट इज जीन, और द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। अब मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वंशागति यानी हेरिडिटी का आधार क्या है, ठीक। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया कि जेनेटिक्स का बेसिक यूनिट क्या है, तो आप लिखोगे जीन। अगर डीएनए और जीन दोनों दिए गए हैं तो वहां पे जीन टिक करना, डीएनए टिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डीएनए इज जस्ट अ जेनेटिक सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ जीन्स, जो बहुत सारे जीन्स के मिलने से बना है, ठीक। अगर आपसे पूछा कि जेनेटिक मटेरियल कौन है और वहां पे डीएनए और जीन दिया है तो आप डीएनए पे टिक करोगे, ठीक। अब हेरिडिटी मैंने बता दी कि कैसे वंशागति होती है, हेरिडिटी को हिंदी में वंशागति बोलते हैं। देखो इस स्लाइड में राइट साइड में लिखा है हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, यानी माता पिता से उनके बच्चों में ये गुण जाता है। तो वो जो गुण जाता है, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, वंशागति। अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, तो वो क्यों का जवाब जो है वो जेनेटिक्स देता है। जेनेटिक एक स्टडी है, ध्यान दीजिए, जेनेटिक एक टेक्निक है, तरीका है, स्टडी है, जो कि हेरिडिटी की स्टडी करता है, जो कि वंशागति की
पढ़ाई करता है कि ये क्यों हो रहा है, हेरिडिटी को स्टडी करके बता रहा है कि वाई दिस इज हैपनिंग। ओके, तो वो जो स्टडी का डोमेन है वो है जेनेटिक्स। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी आपका है जो प्रोसेस हो रहा है। हेरिडिटी आपको दिख रहा है, जैसे कोई कह देगा आपको कि देखिए आपकी नाक आपकी मम्मी जैसे मिलती है, आपकी आवाज आपके पापा जैसे मिलती है। तो ये जो फिजिकल ट्रेट है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो भौतिक गुण है, बाहर के जो गुण है वो देख पा रहे हो ना। तो ये वंशागति है, आपके फादर मदर से आप में आई है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ बैठे कि क्यों तुम्हारी पापा की तुम्हारी नाक तुम्हारी मम्मी जैसी है, या क्यों तुम्हारी आवाज तुम्हारे पापा से मैच करती है, मिलती है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आप साइंटिस्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि भैया क्यों है ऐसा, या बहन क्यों है ऐसा, तो वो स्टडी करेगी। तो वो जो स्टडी करेगी, तो जिस सब्जेक्ट की किताबें वो पढ़ेगी उसको बोलेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक रीजन है कि क्यों हो रहा है, और हेरिडिटी प्रोसेस है कि ये हो रहा है। ये दोनों अंतर है, इन दोनों में अंतर जान लीजिए। ये बेसिक है, ये बहुत सारी चीजें आपको जब जीएस वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत बहुत सारे पूछा जाता है। सो ये आज की क्लास में था। थैंक यू। हम 7:58 पे ख़त्म कर रहे हैं, हमारा क्लास टाइम से ख़त्म हो गया है। कुछ और बातें, उसके बाद फिर हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। हाँ, तो कुछ और बातें हैं। देखो, हैंडआउट मैं अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को। हैंडआउट प्लीज़ पढ़ो। जो मैंने क्लास में बताया है हैंडआउट में लिखा हुआ है, और मैंने हैंडआउट को बहुत कंसाइज वे में बनाया, उतना ही बताया है जितना आपके एग्जाम में आपके लिए सफिशिएंट होगा या हेल्पफुल होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बताया। ये सारे प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। तो क्या पढ़ना है वो आपके हैंडआउट में है, आपके लेक्चर में है, और क्या नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी आपके हैंडआउट में नहीं है, जो टॉपिक आपके हैंडआउट में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है। तो आप साइंस की 11th या 12th की किताब लेकर के मत बैठ जाना, वरना इतना एनर्जी वेस्ट होगा कि आप कुछ सीख नहीं पाओगे, कंपटीशन आपका नहीं होगा, एक ही टॉपिक पे फंसते रह जाओगे। तो हैंडआउट पढ़ो, क्लास करो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके भेजो। अब कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको, आपकी कुछ क्वेरीज थी मैं बता रहा हूँ, उनके भी जवाब दे देता हूँ। पहला तो ये, कुछ लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे थे, मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया हूँ अभी, मैं कल बिजी था, तो मैं अभी उनको कर दूंगा। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जिस दिन भेजूँ आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करके आप लोग भेज दिया कीजिए। अच्छा, पिछले हफ्ते मेरी भी एक कमी थी कि मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले हैंडआउट्स भेजे थे, तो आप कितना पढ़ पाते। इसलिए आज मैं क्लास के बाद ही हैंडआउट आपको भेज दूंगा। हैंडआउट पढ़िए, प्रैक्टिस क्वेश्चन शनिवार को आपके पास पहुंचेगा। शनिवार को आप लोग सॉल्व करके दिन भर में मेरे पास भेज दीजिए। कॉपी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। अब आप बोलेंगे सर यार क्या कर रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं और आप कॉपी पे चेक करवा रहे हो। उसका रीज़न है, मैं आपको बता चुका हूं कि क्विज और प्रैक्टिस सेट में अंतर है। क्या अंतर है? क्विज जब आप पढ़ लोगे तब बता पाओगे, और प्रैक्टिस जो होता है वो आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। तो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी हैंडआउट में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट में डालूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे डालूंगा जो पूछे जा सकते हैं लेकिन हैंडआउट में नहीं है, तो उनको आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। तो होगा क्या, आपका जो क्लास का नोट्स है, हैंडआउट है, क्लास है, वो तैयार हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें भी आप सीख जाओगे। उसके बाद जब हमारा साइंस खत्म हो जाएगा, पूरा पोर्शन जो भी हमने पढ़ा है, तब आपको लाइव क्विजेस मिलेंगे। लाइव क्विजेस मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, पहले दिन ऐसे होगा, बराबर क्वेश्चन तो दनादन क्वेश्चन तो, दैट इज क्विज। वहां पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, आपको गाइड नहीं करूंगा। ठीक, आपको जाना है, देना है, सबमिट हो जाएगा, आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए आपने ये सही किया, ये गलत किया। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज रहा हूं, और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग उस कॉपी पेपर पे पेन से सॉल्व करके भेजेंगे, तो आपको जो नहीं आ रहा है वो पता चलता रहेगा। तो इसको आप कीजिए। और तीसरा चीज ये है कि क्लास की टाइमिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। देखो, क्लास की टाइमिंग के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि 7 बजे या 8 बजे हम लोग कोशिश करें कि हम लोग रोज करें क्लासेस। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ लोगों के यहाँ शादी ब्याह होने वाला होगा, बहुत सारे लोगों के यहाँ बड़े भैया का, छोटी दीदी का, तो वो सब हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि दिन दिन अब बड़ा होने लगा है, और शाम के समय हम लोगों को बहुत सारे थोड़े काम पड़ जाते हैं फैमिली में, घर में। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से, मतलब आज से ही देखो, 7 बजे से हमने क्लासेस शुरू की। मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि हमारी क्लासेस 7 या 8 बजे ही रहेंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, रात में क्लासेस होंगी, क्लासेस को आप रिवाइज कर सकते हो, हैंडआउट पहुंच जाएगा,
रिवाइज कर लो, रात में सो जाओ, सुबह उठो, फिर रिवाइज कर लो, जो नहीं समझ में आता है वो मुझसे 12 बजे तक पूछ लो, मैं आपको बता दिया, फिर शाम में हमने क्लासेस की, ऐसे चलता रहेगा, तो आप सीखते रहोगे बराबर। तो अभी आप लोगों को आज की क्लास में अगर कुछ समझ में ना आया हो, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो वो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर हैंड आउट पहुंच जाएगा पढ़ने के बाद, मैसेज मुझे कर सकते हो कल तक, ठीक। कल मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होगा, वायरस के बारे में बताऊंगा, बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा, वायरस से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बताऊंगा, बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बताऊंगा। प्लांट के 5 हमने किंगडम्स पढ़े थे, उसमें फंजाई है ना, और आपके जो लाइकेंस वगैरह हैं, साइनोबैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये हम लोग छोड़ दिए थे। तो वो जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब हम कल देख लेंगे एक क्लास में, उतना ही जितना हमारे कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद फिर अगली क्लास परसों होगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिव्यू कर दीजिएगा ग्रुप में आप लोग आज की क्लास को। तो थैंक यू सो मच।